Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding previous topics, you can ask me. Ma'am, page number 20. Page number 20. Okay. Yes, ma'am. Yes. बोलिए पेज नंबर 20 पे कौन सी चीज में दिक्कत आई है? Ma'am, first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ. Why did the Soviet Union disintegrate? इसका फर्स्ट पैराग्राफ Page number 22 है ये तो. 20 है बेटा, ये देखो. हाँ, यही. The declaration on the disintegration of the USSR. The Declaration on the Disintegration of the USSR and the Formation of Commonwealth of Independent States (CIS) came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. अब जब डिक्लेयर हुआ था कि ये यूएसएसआर के टुकड़े हो गए हैं और तब ही उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो बना दिया था, तो ये एक सरप्राइज के तौर पे आया था जितने भी बाकी रिपब्लिक्स थे, ठीक है, स्पेशली जो सेंट्रल एशिया वाले रिपब्लिक कंट्रीज थे उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था. The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. अब उनको पहली बात तो जो रिपब्लिक्स को इंक्लूड नहीं किया था, और जब उन्होंने ये इशू उठाया तो उनको इस चीज का फाउंडिंग मेंबर के तौर पे उन्होंने कर दिया स्टैब्लिश, ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो थी, ये जो इशू उठ रहा था उसको सॉल्व कर दिया. एज इन की जैसे कि आप सपोज एक एग्जांपल लिया जाए कि आपके यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है, ठीक है, आपके एरिया के अंदर, और आपकी जो घर है, फैमिली है आपकी, उनको इनवाइट नहीं किया उसमें, ठीक है, या उनको इंक्लूड नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है कि उस जिस परिवार को इंक्लूड नहीं किया है वो उस पर क्वेश्चन तो उठाएगा ही. तो क्वेश्चन जब उठाया तो उसको उसका एज एन हेड अपॉइंट करके उस चीज को दबा दिया गया. तो यहाँ पे भी वही चीज थी कि जितने भी रिपब्लिक्स थे जिनको इंक्लूड नहीं किया था, एक्सक्लूडेड थे, जब उन्होंने इस चीज का इशू उठाया तो उनको क्विकली सॉल्व करने के लिए ये चीज उनको फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का. रशिया was now accepted as the successor state of the Soviet Union. और अब ये दूसरी बात शुरू हो गई है, ये CIS वाली बात यहीं खत्म हो गई. रशिया जो है उसको क्या एज ए सक्सेसर, कि आने वाला जैसे अपना वंश होता है उसमें आगे जो नया व्यक्ति आता है, ठीक है, वंश संभालता है, जनरेशन जब आती है नई, तो उसी तौर पे यहाँ पे रशिया जो है उसको सोवियत यूनियन USSR जब टुकड़े हो गए थे तो उसकी पदवी पर एक तरीके से रशिया को स्टैब्लिश किया गया था, उसको एक्सेप्ट किया गया. इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, और उसको सीट दी गई, सोवियत की जगह पे सीट दी गई UN का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर रशिया को सीट दी गई थी. रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन. अब रशिया जो है उसने सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट जो सोवियत यूनियन के द्वारा पहले साइन थे या उसको करने थे, वो अब रशिया जो है उसने एक्सेप्ट किया कि मैं ये पूरा करूंगा. It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the USA. अब इसने क्योंकि सोवियत यूनियन की जगह ली थी रशिया ने, तो वहां पे जितने भी पोस्ट सोवियत स्पेस यानी कि जब इसके टुकड़े हो गए तो सारी चीजें जो इसको आगे सोवियत यूनियन को आगे करनी थी, अब ये पता तो था नहीं कि इसके टुकड़े हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसकी जगह पे जब रशिया आया तो उसने वो सारी चीजें आगे कैरी ऑन करी, यानी कि उसने वो चीजें कैरी ऑन करी एज इनकी जैसे USA के साथ में डिसआर्मामेंट मेजर हुए, वो ट्रीटी हुई कि भाई अब हम ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है नहीं बनाएंगे, या जो है उनको थोड़ा सा एक तरीके से एक ऐसी ट्रीटी साइन करी कि उनका टेस्ट नहीं होगा, इस तरह की चीजें जो थी अब वो रशिया कर रहा था. द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरीड, और इसी से माना गया कि ओल्ड सोवियत यूनियन जो है वो अब खत्म हो चुका है और दफन हो चुका है. समझ में आया? Yes, ma'am. Thank you. ओके, वेलकम. और किसी को कोई दिक्कत? मैम, हाँ जी. पेज नंबर 21 का पैराग्राफ नंबर 5.
पेज नंबर 21 का पैराग्राफ नंबर 5। आप जरा लाइनें बोल के बताइए। All this might not have lead to the अच्छा, okay. All this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders। अब ये जो चीजें यहाँ पे चल रही थी, हमने गोर्बाचेव के बारे में बात करी थी और हमने ये देखा था, गोर्बाचेव के बारे में बात करी थी कि पहले उन्होंने लिया था, सपोर्ट में थे उनके काफी लोग और उन्होंने कोशिश करी थी कि अब जो नई चीजें आएंगी, जो हमारे सामने नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उससे डील करेंगे, जो हमारी इकोनॉमी है उसको सुधारेंगे और वेस्ट का जो सिस्टम है उसी तरीके से चीजों को कैचअप करेंगे। ये सारी चीजें थी। लेकिन क्या हुआ था, धीरे धीरे जो है गोर्बाचेव ने जितने भी ये जो पावर और प्रिविलेजेस लेते थे लोग बाग, जिनको इनके सोवियत सिस्टम के अंदर, जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसके अंदर इनको कुछ फायदे मिल रहे थे और वो लोग गोर्बाचेव के सपोर्ट में थे। जब उन्होंने देखा कि गोर्बाचेव उन्हीं के ऑपोजिट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के फायदे कम हो जाएंगे, उन्हीं के प्रिविलेजेस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा, गोर्बाचेव से अपना सपोर्ट धीरे धीरे हटा लिया और जो लोग इसके सपोर्ट में हुआ करते थे वो ही इससे दूर होते चले गए। तो इसकी जो पॉलिसीज थी वो पूरी तरह से ये डिफेंड नहीं कर पाए। ये इससे पहले वाले पैराग्राफ में मेंशन्ड है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे बात बोली गई है कि all this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders। अब यही ये चीजें बोल रही हैं कि ये सारी चीजें नहीं हुई होती अगर सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स नहीं किया होता और ना ही कोई अदर दूसरी चीज जो है वो डेवलप हुई होती। सारी चीजें जो थी उस समय में उनके लिए एक शॉकिंग सरप्राइज लेकर के आई थी, जितने भी वहां पे ऑब्जर्वर्स थे और स्पेशली जो इनसाइडर्स थे, जो वहां के रहने वाले थे, उनके लिए ये सब चीजें बहुत ही डिफिकल्ट थी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर sovereignty within various republics including Russia and Baltic republics, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia, and others proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR। अब ये सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हुआ था उसका रीजन ये दिया गया है नीचे कि वहां पर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा, देशभक्ति जो है एक तरीके से भावना जो है वो बढ़ गई थी, उनके अंदर इच्छा आ गई थी सोवरेनिटी की कि अब हम हमारे तरीके से फ्रीडम चाहिए, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिस्टम को हम अपनाना चाहते हैं। और ये बेसिकली जिन जगह पर ज्यादा राइज हो रही थी उनके नाम दिए गए हैं, जैसे रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और अपनी दूसरी जो एरियाज थे, ये सब जब ज्यादा एकदम एक्टिव हो गए, यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गए, तब एकदम से डिसइंटीग्रेशन हुआ। यही एक इमीडिएट कॉज की तरह माना जाता है यूएसएसआर के टुकड़े होने का। यार अगेन देयर आर डिफरेंट व्यूज और फिर भी यहाँ पे अलग अलग व्यूज हैं इस चीज को लेकर के। अब समझ में आया? Yes, ma'am. Thank you. ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी और को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ओके, तो हमने पेज नंबर 22 तक 23rd का फर्स्ट पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट करना है हमें? नहीं, सॉरी, ये स्टार्ट करना है, पेज नंबर 26 से स्टार्ट करना है। ये कर लिया था हमने, इसका ये 4 लाइंस कंप्लीट कर ली थी। अब है द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब वहां पर क्योंकि यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, शॉक थेरेपी वाली चीज यहाँ पे हो गई थी, तो सबसे ज्यादा जो चीजों को ध्यान दिया जा रहा था वो ये था कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको ज्यादा इतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा था, ना ही उनको इतनी प्रायोरिटी दी जा रही थी। प्रायोरिटी दी जा रही थी कि हमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी आर्थिक रूप से हमें ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिससे हम पूरी तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकें। तो वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak। अब आप यहाँ देखिए कि
ये जो चीज बोली गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, और ये क्यों यहाँ पे इतना पॉइंट बना हुआ है कि इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी, अटेंशन नहीं मिल रहा था? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ करता था, सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे पहले जो सोशलिस्ट वन पार्टी वाला रूल जो था, कम्युनिस्ट रूल जो था, वो एक तरीके से फॉलो अप होता था। अब जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की लोग बाग डिमांड कर रहे थे, इसीलिए टुकड़े हुए थे। तो जब डेमोक्रेसी की लोग बाग डिमांड कर रहे थे तो यहाँ पे उसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे जिससे यहाँ के लोगों को फायदा मिले। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए थी उसको छोड़ करके दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ पे जल्दीबाजी में फिर, अब डेमोक्रेसी के लिए क्या होता है, संविधान जो है वो ड्राफ्ट करना होता है। किसी भी देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पे प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस का एक डॉक्यूमेंट या कुछ पेजेस जो है वो होते हैं प्रिस्क्राइब मेंशन्ड, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो ये लीगल राइट्स वाली चीज थी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो चीज थी, ये अधिकतर कई सारी कंट्रीज के अंदर जल्दीबाजी के अंदर ड्राफ्ट किया गया था। और उन्हीं कंट्रीज में से एक रशिया भी है जहां पर बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे जो हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से पार्लियामेंट जो है वो धीरे धीरे वीक हो जाए। मतलब जिस चीज को लेकर के काम करना चाहिए था कि पार्लियामेंट वीक ना हो और स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पे स्टैब्लिश्ड हो और अच्छे तरीके से वहां डेमोक्रेसी फॉलो हो, वो चीज ना होकर के वहां उल्टा ही काम हो रहा था। ये ही आप में बात बोली गई है। इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर्स एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी ऑथोरिटेरियन। अब सेंट्रल एशिया के अंदर प्रेसिडेंट्स जो थे उनके पास में काफी अच्छी पावर्स थी और कई सारे उनमें से जो है काफी अधिकारी, अच्छे अधिकारी बन गए थे। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट्स ऑफ Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power for 10 years and then extended it for another 10 years. अब यहाँ के प्रेसिडेंट जो थे टर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने खुद से अपने आप को इतना अपॉइंट कर लिया था कि वो 10 साल के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रहेंगे। ठीक है, और वो ये चीज आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, उन्होंने कोई इस चीज को लेकर के अलाउ नहीं किया। जबकि डेमोक्रेसी वाली चीज को लेकर के यहाँ पे टुकड़े हुए हैं यूएसएसआर, उसके बाद भी यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी नहीं फॉलो हो रही थी। ठीक है, ना तो इन्होंने अलाउ किया कि इनके आगे कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन खड़ा हो सके, ना ही इनको कोई चीज जो है इसको पॉइंट आउट कर सके। दोनों ही चीजों को इन्होंने अलाउ नहीं किया। A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. एक judicial culture कि भाई अगर कोई गलती कर रहा है भले ही वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो लागू होने चाहिए। और उस पर भी एक नजर रखने के लिए एक अपना ऑर्गन होना चाहिए, जुडिशरी जिसको अपन कहते हैं, वो सॉर्ट आउट करे सारी चीजों को। वही इन लोगों ने स्टैब्लिश नहीं किया, और स्टैब्लिश कर भी दिया तो वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं था कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे बेसिकली बोला ही ये जा रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी वाली ये जो लाइन दी गई है उस पर ध्यान नहीं दिया और उसी के बाद में आगे के कॉन्सिक्वेंसेस बता रखे हैं। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। आजादी के 10 साल बाद रशिया जो है वो अपनी ये इकोनॉमी को सुधारने लगा था। करीब समय दिया है 2000, ईयर 2000 जो है उसके अंदर ये थोड़ा सा रिवाइव कर रहा था, रीस्टोर कर रहा था। The reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals. अब ये जो रीजन था इनका रिवाइव करने का वो ये था कि अधिकतर चीजें जो थे ये एक्सपोर्ट कर रहे थे, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। अब ये सारे ही जो कंट्रीज हैं ये मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स हैं। Other countries have gained because of the oil pipelines that cross their territories for which they get rent. अब दूसरे जो देश थे उनको ये फायदा कैसे कैसे मिल रहा था इनको, ये इन्होंने पाइपलाइन जो है वो बिछा रखी थी अपनी अपनी बॉर्डर्स पे जिसका ये रेंट लेते थे। ठीक है,
और वो ये क्योंकि ये मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थे, तो ये दूसरे देशों को ये चीज प्रोवाइड करा रहे थे और इसी से इनकी वेल्थ जो है वो रिवाइव हो रही थी। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रीस्टार्टेड, और कुछ अमाउंट का जो मैन्युफैक्चरिंग का वापस से चीजें बनाना जो है वो भी शुरू हो चुका था। अब इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay, so there is another picture given on the left side of this page 26. As a result of shock therapy, about half of Russia's 1500 banks and other financial institutions went bankrupt. अब क्या हुआ, जैसे शॉक थेरेपी का रिजल्ट आया था तो उसके बाद ही रशिया के अंदर करीब 1500 बैंक्स जो थे और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे वो बैंकरप्ट हो गए थे बिल्कुल, ठीक है, शॉक थेरेपी की वजह से। दिस इमेज इज दैट ऑफ Incombank, Russia's second largest bank that went bankrupt in 1998. As a result, the money of 10,000 corporate and private shareholders was lost, along with the money kept in the bank by customers. अब ये बैंक जो है सेकंड लार्जेस्ट बैंक है रशिया का, जिसका नाम दिया है इनकॉम बैंक, ठीक है। ये बैंकरप्ट हो गया था, 1998 की बात है, और इसी के कारण जो मनी था, जो पैसे थे कॉर्पोरेट और प्राइवेट शेयर होल्डर्स के, वो भी डूब गए थे, और जिन लोगों ने अपने पैसे जमा कर रखे थे बैंक के अंदर उनको भी अपने पैसों से हाथ धोना पड़ा था। तो जब बैंकरप्ट हो जाती है चीजें तो इस तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। ये बात है 1998 की, और फिर यहीं पे हमने अभी पढ़ा है कि 2000 के अंदर, ईयर 2000 के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी चीजें रिवाइव हो रही थी। सो क्लियर है ये चीज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक Yes, थेरेपी? ma'am. Yes, ma'am. अब है tensions and conflicts. Most of the former Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil wars and insurgencies. अब क्या हुआ था, insurgencies का मतलब होता है विरोध होना एक तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत खराब हो रही हैं, बैंक्स जो है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो और महंगाई बढ़ रही है, तो उससे उसके कारण काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही थे, टेंशंस जो है होनी थी। तो जो सोवियत रिपब्लिक्स हुआ करते थे उनमें पहले से कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कईयों में सिविल वॉर्स भी हो चुके थे, ठीक है, विद्रोह भी हो चुका था। तो इससे पिक्चर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी उस समय की। कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स, और उस समय में क्योंकि बाकी के जो दूसरा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज थी वो हमारे यहाँ पर, सॉरी नॉट हमारे यहाँ पे, इनके यहाँ पर रोल अपना प्ले कर रही थी, एज एन की वो पार्टिसिपेट कर रही थी इनको डेवलप करने के लिए, या जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती थी वो करने की कोशिश कर रही थी। तो उससे भी ये जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि बाहर की जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही थी अब इसलिए। In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. अब यहाँ पे क्या हुआ था, दो रिपब्लिक्स थे रशिया के अंदर, नाम दिए हुए हैं यहाँ पे इनके, ठीक है। यहाँ पे रेबल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा violent हो चुकी थी. Moscow's methods of dealing with the Chechen rebels and the indiscriminate military bombings have led to many human rights violation but failed to deter the aspirations for independence. अब यहाँ पे इससे डील करने के लिए मॉस्को का जो मेथड था डील करने के लिए चेचन रेबल से, वहां पे उन्होंने क्या किया था, बिना भेदभाव किए मिलिट्री बॉम्बिंग करवाई, जिससे कई सारे ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेट हुए, यानी ह्यूमन राइट्स जो हैं वो तोड़े गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ये आजादी पाने की जो इच्छा थी इन रेबल्स की वो पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। समझ में आया इन दोनों ही पैराग्राफ्स में, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No problem. ओके अब ऐसे ही और आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years till 2001। सेंट्रल एशिया के अंदर तजाकिस्तान के अंदर भी सिविल वॉर चल रहा था, जैसा मैंने आपको बताया था। सिविल वॉर क्या होता है, एनीबॉडी? मैम जो वॉर ए थी मतलब जैसे अगर मान लो इंडिया है तो वो इंडिया के लोगों के अंदर ही वॉर हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि जो इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं किसी कंट्री के अंदर और उसकी वजह से जो लड़ाई होती है उसको बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो हो रहा था तजाकिस्तान में वो करीब 10 साल चला, 2001 तक। द रीजन एज अ होल हैज मेनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, और इस रीजन के अंदर कई सारे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है।
In Azerbaijan's province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede and join Armenia. अब अजरबैजान जो जगह है वहां के अंदर भी 2 जगहों के नाम दिए गए हैं, वहां पे भी लोकल आर्मेनियंस जो थे वो भी कोशिश कर रहे थे इसी तरीके से अलग होने की। secede का मतलब होता है ऑफिशियली अलग होना, और वो कोशिश कर रहे थे आर्मेनिया ज्वाइन करने की। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। जॉर्जिया के अंदर भी 2 जो क्षेत्र थे वहां से डिमांड हो रही थी आजादी की, रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। और उसके बाद में क्या हुआ, वहां पे भी सिविल वॉर हुआ। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we are running out of time. I'm going to send you link for your next class. और आज हम इतना ही करेंगे. Please conjure up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Thank you, ma'am. Welcome.